हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पनेरू पाठशाला की आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की यह क्लास एक नए सेगमेंट के साथ मैं आपके सामने लाया हूं, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से अपने टॉपिक्स को और नए नए सब्जेक्ट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो होगी, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो उस दृष्टि से आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप भले ही किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों जगह पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है, तो आप और चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोज भी आए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम नई नई क्लास आपके लिए ला पाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम हमारा मनोबल बढ़ेगा और नई नई क्लास ला पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है आज के सारे क्वेश्चन आपके। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यह पहला क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में आया हुआ है और कौन से सन में आया है, 2019 में। इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस भी होंगे किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? What is the condition of an economy called in which there is one buyer and many sellers? ठीक है, तो इसके आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एकाधिकार कहते हैं, दूसरा है अल्पाधिकार, तीसरा ऑप्शन है एक क्रेता बाजार, चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो इंग्लिश के इसके वर्ड लिखे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हिंदी के वर्ड न देकर हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश के ही दे दिए जाते हैं। तो जैसे मोनोपोली है, या फिर ओलिगोपोली है, या फिर मोनो मोनोप्सोनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या फिर परफेक्ट कंपटीशन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है एक क्रेता बाजार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोनोप्सोनी। ठीक है, मोनोप्सोनी एक क्रेता बाजार, यानी कि जिसमें सेलर केवल बहुत सारे होंगे और जो बेयर होगा, खरीदने वाला होगा, वो केवल एक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ फैक्ट भी है कि जो एक क्रेता बाजार होते हैं आमतौर पर श्रम बाजारों में होता है। कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर लेबर मार्केट्स होती है। ठीक है, वहां केवल एक प्रमुख नियोक्ता मजदूरी को नियंत्रित करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ फर्मों की प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? What is the market structure dominated by few firms is called? तो उसको क्या कहते हैं? इस आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है एकाधिकार, तीसरा है अल्पाधिकार, और चौथा ऑप्शन है एकाधिकार प्रतियोगिता। इंग्लिश में है आपके परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका आपका सही आंसर होगा अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अल्पाधिकार में फर्म है मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्धारण या निर्णय के एक दूसरे के लिए अत्यधिक निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे प्राइसिंग है और आउटपुट डिसीजंस है, वो दोनों के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो हमें बताना है कि जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व की व्यवस्था अर्थशास्त्र में क्या होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज द फीचर ऑफ अ टेस्ट इकोनॉमी। तो ऑप्शन हैं हमारे कैपिटलिस्ट या फिर पूंजीवादी, सोशलिस्ट या समाजवादी, या मिश्रित जिसे मिक्स्ड बोलेंगे, या फिर ड्यूअल दोहरी। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, कैपिटलिस्ट
कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था ज्यादातर लिबरल होती है और इसमें जो मार्केट होती है उसके द्वारा ही इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा अगर इसका ऑप्शन देखें सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ज्यादातर जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट के बेस पर ही फर्म्स या फिर कंपनीज इस्टेब्लिश की जाती है। और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म, जहां पर सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्ट भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिले ऑन अ फ्री मार्केट, जहां पर फ्री मार्केट होती है वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पाई जाएगी। ठीक है, जहां पर सप्लाई एंड डिमांड क्या होंगी, फ्री होंगी। एंड द प्रॉफिट मोटिव टू अलोकेट रिसोर्सेज, इनका जो होता है लाभ और मांग आपूर्ति उद्देश्य पर निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमारे ऑप्शन हैं, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, इट लिमिट्स ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, थर्ड ऑप्शन है यह बाजार को विफलता की ओर ले जाता है, इट लीड्स मार्केट टू फेलियर। तो इसके आपके ऑप्शन हैं तीन, जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन से दो सही होंगे या फिर कितने सही है। ठीक है, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा ऑप्शन है यह सही है। पहला आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, जहां पर प्राइवेटाइजेशन होगा तो वहां पर आर्थिक दक्षता मिलती है, यानी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी अच्छी होती है। ठीक है, दूसरा इसमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस कम होता है, लेकिन इसका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा कि यह बाजार को विफलता की ओर ले जाता है, यह गलत है। बाकी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि निजीकरण क्या होता है। निजीकरण में स्वामित्व, संपत्ति और व्यवसाय का सरकार से निजी क्षेत्र में हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि इसमें सरकार का इंटरफेरेंस कम हो जाता है, सरकार का कंट्रोल कम हो जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर मनी, इन दोनों के बीच में संबंध किस तरीके का है। ऑप्शन है प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपातिक, या इनवर्स यानी कि प्रतिलोम उल्टा, नो रिलेशनशिप कोई रिलेशनशिप नहीं है, या फिर डायरेक्ट है। ठीक है, आपका जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिलोम के लिए इसका एक सिद्धांत है, कीनसियन का सिद्धांत। ठीक है, कीनेसियन का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उच्च ब्याज दरें नकदी रखने के निवेश को करने की तुलना में कम आकर्षक बनाती है, यानी कि जो कैश रखने की हमारे कॉन्सेप्ट है उसको इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जो है कम अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, यानी कैश रखने को वो नहीं करती है, क्या बोलते हैं, एक तरीके से आपका प्रमोट नहीं करती है, और इसकी तुलना में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रमोट कर रही होती है किन्सियन सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड की अवधारणा को अपनाया था। क्वेश्चन है, द सीएसओ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड इन, यानी कि कब इसको अपनाया गया था भारत में सीएसओ द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हैं 1 जनवरी सन 2015 को, 2 जनवरी सन 2017 को, 3 जनवरी 2012 को, या 4 जनवरी 2013 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको अपनाया गया है 1 जनवरी सन 2015 को। कब अपनाया गया है, 1 जनवरी सन 2015 को। अब हम देख लेते हैं कि जीबीए के बारे में अदर फैक्ट क्या है। जीबीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, अर्थव्यवस्था के उत्पादन के क्षेत्र में जो सेक्टर वाइज होता है, जैसे अलग अलग सेक्टर होते हैं, मान लो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या फिर सर्विस सेक्टर है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग सर्वे सेक्टर के बेस पर जो रिपोर्ट होती है उसको जो है
परफॉर्मेंस को शो करता है, ठीक है, सेक्टर वाइज, इसे बोलते हैं जीबीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है। एनडीपी को निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है। ऑप्शन है अनुदान यानी कि सब्सिडी, विदेश से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, या फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी क्या होती है, एक कंट्री में किसी फिक्स्ड टेन्योर में, एक साल के अंदर या फिर किसी भी फिक्स्ड टेन्योर में उस कंट्री के अंदर कुल जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसका जो टोटल वैल्यू होता है, उस वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में से हम जब एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि एक तरीके से शुद्ध आय को निकालते हैं, उसके लिए क्या घटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें घटाना पड़ेगा मूल्यह्रास को, ठीक है, डेप्रिसिएशन को। अभी यहाँ पर देखेंगे कि जो एनडीपी है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्तियों की टूट फूट को ध्यान में रखता है। इसमें ऐसा भी होता है कि जो ऐसे हमारे देश में जीडीपी क्या होती है, देश में उत्पादन करने वाले वो भले ही विदेशी फर्म्स हो या फिर इंडियन फर्म्स हो या फिर भारतीय लोग हो या विदेशी लोग हो, उनके द्वारा टोटल जो प्रोडक्शन किया गया है, जो इतनी सर्विस प्रोड्यूस की गई है, उसकी टोटल वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालते हैं तो उसमें से जो फॉरेनर्स का पार्ट होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को मूल्यह्रास के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, में व्यवसायों को दिया जाने वाला प्राथमिक लाभ क्या है। यानी कि जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिसाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, वहां पर किस तरीके का प्राइमरी बेनिफिट उनको दिया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं गारंटी युक्त मार्केट शेयर, सेकंड ऑप्शन है कर और शुल्क में रियायतें यानी कि टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन, थर्ड है असीमित विदेशी निवेश, अनलिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर है विदेशी सरकारी अनिवार्य सरकारी अनुबंध, मैंडेटरी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो एसईजी होता है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, ये जोन्स गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं किस चीज के लिए, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रिशिएट करने के लिए या फिर ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ जोन्स डिसाइड किए जाते हैं कंट्री में, और उनको जो विशेष रियायतें दी जाती है प्राथमिक, वो होती है टैक्स और ड्यूटी में कंसेशन यानी कि कर और शुल्क में छूट दी जाती है। ठीक है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य क्या होता है, आकर्षक कर छूट के माध्यम से एक तो निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ अधिक से अधिक रोजगार को पैदा करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द गवर्नमेंट रन अ डेफिसिट बजट। ऑप्शन है जब सरकारी राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, या फिर जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर हो जाता है, अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स रेवेन्यू। थर्ड ऑप्शन है जब सरकारी व्यय और राजस्व दोनों शून्य हो जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आर जीरो। और फोर्थ ऑप्शन है जब सरकारी व्यय राजस्व व्यय से अधिक हो जाता है, जब हमारा सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, यानी कि जब सरकार जो धन खर्च कर रही है, ठीक है, वो हमारे उसकी आय से ज्यादा हो जाए और सरकार लॉस में चली जाए, तो उसमें उसे कहते हैं घाटे का बजट चलाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि आर्थिक मंदी के दौरान मांग और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतिक रूप से घाटे के बजट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो एक तो होता है कि जब राजस्व हमारा अधिक खर्च हो रहा है और उसके तुलना में व्यय तो अधिक हो रहा है लेकिन उसके तुलना में राजस्व कम आ रहा है, एक तो उस समय घाटे का बजट चलता है। दूसरा, जब आर्थिक मंदी की स्थिति होती है उस समय मार्केट में डिमांड को बढ़ाने के लिए और उसके डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से घाटे के बजट का उपयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कब आया है 2019 के सीजीएल एग्जाम में। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत मात्रा में उत्पादन करता है। Which theory in economics process that a country export what will produced efficiently and abundance? हमारे ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सोलो स्वान मॉडल, दूसरा है हेक्सचर ओवलिन मॉडल, थर्ड है इनपुट आउटपुट मॉडल और फोर्थ है कॉर्नट कंपटीशन। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्सचर ओवलिन मॉडल। ठीक है, तो किसी भी कंट्री द्वारा बहुतायत मात्रा में उत्पादन करने के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए, कुशलतापूर्वक और बहुतायत उत्पादन के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए जो मॉडल है वो हेक्सचर ओवलिन मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों की कारकों की उपलब्धता में अंतर से प्रेरित होता है, यानी कि किस कंट्री के पास कौन सा प्रोडक्शन या जो उत्पाद है वो ज्यादा है और किसके पास उसकी ज्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अगर जिसके पास ज्यादा है वो उसका एक्सपोर्ट करता है, जिसके पास डिमांड होती है उसके लिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वस्तु का कौन सा वह प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है। What is the type of good for which demand increases as its price increases? ठीक है, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड बढ़ी है, तो इस प्रकार का कौन सा गुड मार्केट में पाया जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गिफन गुड्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल गुड्स, थर्ड ऑप्शन इज क्लब गुड्स और फोर्थ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इसको उपभोक्ता वस्तु भी बोलते हैं हिंदी में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गिफन प्रोडक्ट। ठीक है, तो गिफन वस्तुएं उन वस्तुओं को बोलते हैं जिनकी मार्केट में प्राइस बढ़ने के साथ साथ उनका डिमांड भी बढ़ता जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि इनका कोई अल्टरनेट नहीं होता है, अल्टरनेट नहीं होने की वजह से, यानी कि इनका कोई विकल्प मार्केट में नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ता है, और प्राइस बढ़ता है तब भी इसकी डिमांड बढ़ती रहती है। इस तरह का रिलेशन स्टेब्लिश होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं सॉल्ट, नमक। ठीक है, नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में आप कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते। सब्जी में डालने के लिए, दाल में डालने के लिए अगर इसका रेट आपको हाई भी है तब भी आप इसको लेते हैं, इसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, गिफन वस्तुएं मांग के नियम का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, मांग का जो मानक नियम होता है, मांग का नियम क्या होता है कि अगर मार्केट में प्राइस हाई हो रही है, ठीक है, प्राइस हाई होगी तो उसकी डिमांड लो हो जाएगी। ठीक है, बट यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी है वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ी है, तो इसलिए जो गिफन प्रोडक्ट होते हैं वो मांग के नियम का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जिनका मार्केट में कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आईपीओ का
पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ इन इकोनॉमिक्स? आपने बहुत बार जब आप इकोनॉमिक्स के न्यूज देखते हैं या फिर कंपनीज के बारे में देखते हैं, नई नई आईपीओ मार्केट में आते रहते हैं, तो आईपीओ को इकोनॉमिक्स में उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन से है, पहला ऑप्शन है इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफर, सेकेंड ऑप्शन इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटेंट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑप्शन इज इन्वेंट्री परफॉर्मेंस आउटपुट। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब मार्केट में नई नई कोई कंपनी होती है तो अपने शेयर्स को जो है पूंजी प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट या फिर मनी मार्केट में से बनाने के लिए अपने शेयर्स मार्केट में लाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? आईपीओ, इनिशियल प्राइवेट सॉरी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है? What is the GDP called when it is expressed after adjusting for the cost of environmental pollution and depletion of natural resources? ऑप्शन है व्हाइट जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, ब्राउन जीडीपी, फोर्थ ऑप्शन है ब्लू जीडीपी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रीन जीडीपी। ठीक है, तो जो भी हमारा पर्यावरण, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत एडजस्ट की जाती है, उस प्रकार की जीडीपी को बोला जाता है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, अभी ग्रीन जीडीपी सतत आर्थिक विकास का एक संकेतक होती है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आइडेंटिफिकेशन इसको कह सकते हैं, जो पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों को उजागर करता है। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन है भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से पायलट आधार पर कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया was formally started on a pilot basis in year by dash। ठीक है, तो किसके द्वारा सूक्ष्म वित्त आंदोलन को इंडिया में शुरू किया गया? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कब शुरू किया गया? ऑप्शन है, पहला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1992 इसका ईयर बता रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा 1994 में। ऑप्शन सी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी 1994, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इंडिया सिडबी 1992। इन चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा इंडिया में इस मूवमेंट को चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं, इसके द्वारा 1994 में सूक्ष्म वित्त आंदोलन की शुरुआत औपचारिक रूप से की गई। ठीक है, अब हम नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म में देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कौन सी डेट को? जुलाई 12। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और एक्ट कौन सा है, किस एक्ट के तहत? तो नाबार्ड एक्ट 1981। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन हमारे एक्ट के बेस पर पूछे जाते हैं कि कौन से एक्ट में नाबार्ड की स्थापना हुई। वहां पर ऑप्शन 1982 भी दिया होगा और 1981 भी दिया होगा। तो हमें जब एक्ट पूछा जाता है तो 1981 की तरफ जाना है, और जब ईयर पूछा जाता है तो आप जाएंगे 12 जुलाई 1982 की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम इसके फैक्ट भी देख लेते हैं कि नाबार्ड एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम भारत में आधुनिक सूक्ष्म वित्त आंदोलन की नींव माना जाता है। ठीक है, हमारा 16th नंबर का क्वेश्चन है कि
जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीडीपी की तुलना के लिए जिस वर्ष का हम उपयोग करते हैं उस वर्ष को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन से है, पहला ऑप्शन है चालू वर्ष, करंट ईयर। सेकंड ऑप्शन है स्थिर वर्ष, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट ईयर। थर्ड ऑप्शन है बेस ईयर और फोर्थ ऑप्शन है वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो हमारी जीडीपी की कैलकुलेशन होती है उसके लिए जो ईयर हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं बेस ईयर, यानी कि एक आधार वर्ष माना जाता है, उसके आधार पर हम प्रत्येक वर्ष जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो बेस ईयर हमारा पहले था 2004-5, ठीक है, फिर था 2011-12। अभी भी आपको कहीं जगह 2011-12 देखने को मिलेगा, परंतु इसमें भी अब बदलाव हो चुका है। अब हमारा जो बेस ईयर है करंट टाइम पे पूछा जाएगा तो 2022-23 को हमारा बेस ईयर मान लिया गया है। ठीक है, 2022-23 को। तो अब जो हमारी कैलकुलेशन होती है उसका बेस ईयर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 2022-23 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीडीपी गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12, ये पुराना है, अब इसको हम चेंज कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे 2022-23 के रूप में। ठीक है, 2022-23 अब हमारा नया कैलकुलेशन ईयर है, जो कि सबसे पहले इससे 2011-12 से पहले कौन सा था? 2004 और 5। चलिए 17th नंबर क्वेश्चन है, बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन मार्केट एंड द स्किल ऑफ अवेलेबल वर्कर्स इज कॉल्ड, यानी कि अगर मार्केट में जो जॉब है और जो हमारे श्रमिक हैं उनकी स्किल के बीच में मिसमैच होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन आर, फर्स्ट ऑप्शन है मौसमी यानी कि सीजनल बेरोजगारी, दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी, थर्ड है इकोनॉमिकल बेरोजगारी आर्थिक बेरोजगारी, फोर्थ है आंशिक या फिर पार्शियल बेरोजगारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। ठीक है, तो जब कोई भी श्रमिक डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में जैसी जॉब है, जैसे मान लीजिए आजकल के टाइम पे एआई बेस्ड ज्यादा जॉब आ रही है और हमारे जो लेबर्स हैं उनके पास उसकी स्किल नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी, जो वो लोग काम तो करना चाह रहे हैं पर उनके पास स्किल नहीं होने की वजह से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है? स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। या फिर इसका हम उल्टा ले लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बीएड एमए कर रखा है, बीएड किया है, एमए किया है, परंतु उसे जॉब करनी पड़ी है पियोन की, ठीक है, उसे टीचिंग की जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उस व्यक्ति को भी कहा जाएगा कि स्ट्रक्चरल रूप संरचनात्मक रूप से या स्ट्रक्चरल रूप से वो बेरोजगार है, क्योंकि उसकी स्किल के बेस पर उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी अक्सर तकनीकी परिवर्तनों के कारण होती है। जिस तरह से चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, उसकी वजह से जो पुराने कौशल होते हैं, जो उसकी ओल्ड स्किल्स होती हैं, वो फिर क्या हो जाती है? अप्रचलित हो जाती है, यानी कि उनका यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन के खाते का संबंध से होता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द, यानी कि जो भुगतान संतुलन खाते का संबंध होता है वो अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से होता है? ऑप्शन से है, ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन बी बाह्य क्षेत्र से, ऑप्शन सी सरकारी या गवर्नमेंट क्षेत्र से, ऑप्शन डी निजी क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य क्षेत्र से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से अकाउंट का रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पर फैक्ट कि भुगतान संतुलन में चालू खाता जो कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार है और पूंजी खाता जो कि निवेश और ऋण पर बेस्ड है वो शामिल होते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? हमारे ऑप्शन हैं राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, उत्पादक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर और निवेश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये नेशनल इनकम यानी कि कुल उत्पादन, उसमें मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इन सबको बेस रखकर और इन सबके टोटल पर बेस्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? विच डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन है पूंजीगत घाटा, कैपिटल डेफिसिट, ऑप्शन नंबर बी राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी डेफिसिट और ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। तो जो सरकार द्वारा ऋण ग्रहण करने की आवश्यकता होती है वो किस वजह से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। जब हमारे पास राजकोषीय घाटा हो जाता है तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा की गणना कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां यानी कि जो कुल प्राप्तियों में उधार रहता है उसे छोड़ दिया जाए तो उसको घटाकर प्राप्त किया जाता है। किस तरीके से? अगर राजकोषीय घाटा आपको प्राप्त करना है तो राजकोषीय घाटा जो हमारा कुल व्यय है, ठीक है, जैसे बजट के माध्यम से कोई भी व्यय किया जाता है, कुल व्यय, उसमें से हम कुल प्राप्तियों को, ठीक है, यहाँ पर मैं कुल लिखा नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि कुल प्राप्तियां और कुल व्यय होता है। कुल प्राप्तियों को अगर माइनस कर दिया जाता है उसमें हम उधार को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, जो लोन लिया जाता है, क्योंकि वो तो बाद में गवर्नमेंट को रिटर्न करना है ना। तो इसमें माइनस करके जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा अगर हो जाता है तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा विवरण सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण दिखाता है? Which of the following statement gives details of the estimated revenue and expenditure of the government? यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी कि जो खर्च किया है और एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व और जो खर्च किया है, प्राप्तियां और व्यय, उसको किस चीज के द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी है आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी है भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी है तुलना पत्र या तुलन पत्र और इंग्लिश में बैलेंस शीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके द्वारा हम जो है, जो सरकार द्वारा रेवेन्यू किया जाता है और एक्सपेंडिचर किया जाता है यानी कि खर्च किया जाता है और उसकी प्राप्तियां की जाती हैं, वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो उसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिससे हम सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? बजट। क्या बोल देते हैं? बजट। और बजट जो हमारे भारतीय केंद्र में है, केंद्र में कौन सा आर्टिकल इसका संविधान में वर्णन किया गया है? 112 आर्टिकल 112 में इसको इसी रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। किस रूप में? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। इसका मतलब है कि संविधान में बजट शब्द का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है, इसको हम केवल सामान्य भाषा के लिए उपयोग करते हैं, हो गया। उसको संविधान में क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल कौन सा है? 112। इसके द्वारा क्या दर्शाया जाता है? सरकार का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और प्राप्तियां। अब जो स्टेट से रिलेटेड बजट होता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है? उसके लिए आर्टिकल होता है आर्टिकल 202। ठीक है, नेक्स्ट। अब इससे फैक्ट है
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुति को अनिवार्य करता है, यानी कि कंपलसरी इसको जो है दिखाना होता है, जिसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, बजट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम अन्य किसी अदर टॉपिक या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी तरह के एमसीक्यू की एक सीरीज को तैयार करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और नॉलेज बढ़ाने में भी हेल्प कर सकती है। और साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, जिससे कि हमारा और भी मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ हम नए नए वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए।